हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने शुरू किया हुआ है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज और मैंने इससे पहले 3 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए हैं और उनमें मैंने बेसिक थ्योरी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एक सम भी, प्रैक्टिकल सम मैंने आपको करवाया था। आज भी मैं प्रैक्टिकल सम्स की तरफ ही मूव करूँगा। आज मेरी कोशिश रहेगी कम से कम मैं 2 से 3 सम आपको करवा पाऊँ, पर अब इन सवालों में मैं ट्रांसफरर कंपनी की एंट्री नहीं करने वाला क्योंकि वो बिल्कुल सेम रहेगी। इन तीनों सवालों में मेरी कोशिश रहेगी कि परचेज कंसिडरेशन किस प्रकार से निकाला जाएगा वो मैं आपको बताऊं। साथ ही साथ पहले सम में, आज के पहले सम में आई ट्राई कि मैं ट्रांसफरी कंपनी की जनरल एंट्रीज भी आपको करके दिखा सकूँ। बैलेंस शीट विल बी सेम जैसा आप पहले बनाते रहे। सो अभी जो आज का मेरे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि ए प्लस बी, दो कंपनी ने मिलकर आपस में सी कंपनी का निर्माण किया। तो इस सवाल में दो कंपनी रहेगी ए और बी जो आपस में मिलने वाली है और नई कंपनी का निर्माण होगा सी। तो सी विल बी द ट्रांसफरी कंपनी। फ्रेंड्स, इस सवाल को कराने का उद्देश्य जो है वो मर्जर के केस वाला है कि किस प्रकार से जो ट्रांसफरी कंपनी अपनी सेकंड एंट्री करती है जिसके अंदर उसे जनरल रिजर्व और सरप्लसेस में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। वो बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी के कारण मैं ये सवाल आपको बताने वाला हूँ। मैंने इस सवाल में कोई बैलेंस शीट आपके लिए नहीं बनाई है। कॉर्पोरेट अकाउंट की जो ये बुक है इसमें आर्य पब्लिकेशन की इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है एक, और इसके अंदर आपको बताया गया है कि ए और बी दो कंपनी आपस में मिल रही है और ए के पास जो शेयर कैपिटल है वो है, इक्विटी शेयर्स है इसके पास 1.5 लाख एट द रेट ऑफ 10, दैट इज 15 लाख का। और जो बी कंपनी है इसके पास है इक्विटी शेयर 5 लाख के, और जो प्रेफरेंस शेयर है ए कंपनी के पास 5 लाख के और बी कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। ये एक जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। इस सवाल की जो एडजस्टमेंट है वो ये कह रही है कि सी लिमिटेड ने ए कंपनी को 40 लाख रुपए में खरीद लिया। परचेज कंसीडरेशन 40 लाख दे रखा है और इसके लिए क्या किया गया, 20 रुपए का एक शेयर दिया गया। यानी 40 लाख को अगर हम 20 से भाग करते हैं तो 2 लाख शेयर्स आ जाएंगे, लेकिन शेयर तो एक 10 रुपए का था ना, तो 20 लाख के तो शेयर हो जाएंगे और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम माना जाएगा। तो इस प्रकार एक कंपनी को जो पैसे दिए गए हैं 40 लाख रुपए, वो 2 लाख शेयर 10 रुपए वाला 20 रुपए में दिया गया है। तो ये परचेज कंसीडरेशन आपको दे दिया गया। इसी प्रकार सी कंपनी जो बनी है उसने बी कंपनी को 10 लाख रुपए दिए हैं परचेज कंसीडरेशन के रूप में, और ये कैसे दिए हैं, 50,000 शेयर्स दिए हैं एट द रेट ऑफ 20। लेकिन एक शेयर तो इक्विटी 10 रुपए का है ना, तो इस प्रकार 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, 5 लाख तो माना जाएगा मेन शेयर कैपिटल, और 50,000 एट द 10, 5 लाख रुपए माना जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, ये शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ए और बी कंपनी का परचेज कंसीडरेशन इस सवाल में बहुत सिंपल तरीके से दिया गया था, क्योंकि ए और बी दोनों कंपनीज का जो परचेज कंसीडरेशन का डिस्चार्ज किया गया है वो केवल और केवल शेयर्स के रूप में किया गया है। तो इट्स अ केस ऑफ मर्जर। दिस इज अ सिंपल थिंग। ये केस है मर्जर का। दोस्तों, इसके बाद इसने कहा कि सी लिमिटेड जो नई कंपनी बनी है इसने मार्केट के अंदर 8,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का एक इशू किया है। कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल एंट्री होगी जैसे आप लोगों को इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर बताया गया था। और इसी प्रकार 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 20 लाख रुपए ये इशू किया गया। ये जनरल पब्लिक को इशू किए गए। तो पब्लिक को इशू करने के लिए एंट्री वही होती थी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, जो आपने इशू ऑफ शेयर्स में किया था। इन दोनों एंट्रीज का इस परचेज कंसीडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये जनता के लिए बांटा गया, मार्केट में पब्लिक को, और वो ए और बी कंपनी को दिया गया था। इसके बाद इसने कहा कि रियलाइजेशन का खर्चा 72,000 रुपीज है, और ये कौन सी कंपनी देने वाली है, सी कंपनी। और इसी प्रकार ये जो रियलाइजेशन नहीं है ये है आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको दिया गया है 72,000 रुपीज, कंपनी के निर्माण का खर्चा है। और
रियलाइजेशन जो खर्चे आए हैं वो ए कंपनी के आए हैं 16,400 और बी कंपनी के आए हैं 7,100 और ये सारे खर्चे भी सी कंपनी थे। दीज आर सिंपल एंट्रीज जो आप लोगों ने अगर पिछले 3 लेक्चर मेरे ध्यान से पढ़े हैं तो उसके बाद आपको ये सारी स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी और आ भी गई होगी। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ए और बी दो कंपनी मिलकर सी कंपनी बन रही है। सी कंपनी ने ए कंपनी को 40 लाख रुपए में खरीदा है जिसके बदले में 2 लाख शेयर्स दिए गए हैं 20 रुपए में, जबकि शेयर तो 10 का था तो 10 रुपए के ज्यादा 20 लाख शेयर हो जाएंगे और 20 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। बी कंपनी जो आपस में जाके मिली है ए के साथ उसको 10 लाख रुपए दिए गए हैं जिसके 50,000 शेयर है 20 का एक, लेकिन शेयर तो 10 का एक है तो 50,000 शेयर 10 का एक 5 लाख, 50,000 शेयर 10 का एक 5 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम। सी कंपनी जो नई बनी है उसने मार्केट के अंदर भी कुछ शेयर्स को इशू किया है, वो जनरल एंट्रीज बात की है। इसके बाद जो ये फॉर्मेशन खर्चा हुआ 72,000 रुपए का ये सी ने किया है। फ्रेंड्स आपको बताया हुआ है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फॉर्मेशन एक्सपेंसेस जिस साल खर्च किए जाते हैं वो 1 साल के अंदर अंदर उनको राइट ऑफ भी करना होता है। फिर है रियलाइजेशन के खर्चे ए और बी के, वो सी ने दिए क्योंकि ये केस एक मर्जर का केस है, क्योंकि इसमें 1 रुपया भी नगद नहीं दिया गया है। सारे का सारा जो लायबिलिटी का जो भुगतान किया गया है, डिस्चार्ज किया गया परचेज कंसिडरेशन का, वो शेयर्स के रूप में किया गया है। तो इट्स अ केस ऑफ कंप्लीटली मर्जर का केस है फ्रेंड्स। क्योंकि ये मर्जर का केस है तो ये जो रियलाइजेशन के खर्चे होते हैं ये बेसिकली जनरल रिजर्व में से हम भुगतान करते हैं। जनरल रिजर्व ना हो तो हम सरप्लस में से इनका भुगतान करते हैं। तो ये सारी चीज बताने के बाद मैं अब आपको ओवरऑल ये लेके चल रहा हूं कि अब हम लोगों ने ट्रांसफरी कंपनी के खाते में क्या करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रांसफरर कंपनी 2 है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी। तो ए के खाते ए के अकाउंट्स में भी सारी एंट्रीज करनी पड़ेगी आपको, जो मैंने रियलाइजेशन वाली एंट्रीज आपको समझाई थी। बी कंपनी के खाते में भी करनी पड़ेगी और सी कंपनी के खाते में कंबाइंड एंट्रीज चलेगी क्योंकि दोनों कंपनी मिलकर सी बन गई है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर इसको ये साफ कर रहा हूँ स्टेटमेंट्स को। आई होप कि ये वाला आप कर लेंगे कवर सारे का सारा टॉपिक। और ये 40 लाख और किस प्रकार से दिए गए हैं ये भी क्वाइट इजी है आप लोगों के लिए। मैं आपके सामने सी कंपनी की जनरल एंट्रीज करने जा रहा हूं दोस्तों, प्लीज उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सी कंपनी कौन है? ट्रांसफरी कंपनी, जो कि एक नई कंपनी बनी है। इसके अंदर क्या क्या एंट्री होगी? सबसे पहले इसमें एंट्री होगी बिजनेस को खरीदा गया। किससे खरीदा गया फ्रेंड्स? टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड एंड टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड से 40 लाख में, इससे 10 लाख में, इस प्रकार ये 50 लाख रुपए में खरीदा गया। तो ये पहली एंट्री आपको समझ में आ गई। एंट्री नंबर 2 में फ्रेंड्स आपको बताया था सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज ले लेनी है। एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए दोस्तों मैंने बैलेंस शीट को खोल लिया है। मैंने ये बैलेंस शीट उतारी नहीं है बोर्ड पे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बैलेंस शीट उतार दी थी क्योंकि दैट वाज अ स्मॉलर वन और इसमें काफी डाटा है। अगर हम इसको ही उतार देंगे तो फिर बोर्ड इसी में ही फिल हो जाएगा। तो फ्रेंड जो जो एसेट्स आएगी इसने, क्योंकि सारे का सारा बिजनेस क्योंकि ए और बी आपस में मिल गई ना, सब कुछ ही मिल गया, तो सारी संपत्ति आ गई। लैंड एंड बिल्डिंग पहली एसेट्स पड़ी है वो डेबिट हो जाएगी, 14 लाख रुपए की है ए कंपनी के पास, बी के पास है ही नहीं तो लैंड बिल्डिंग 14 लाख। प्लांट एंड मशीनरी ये भी डेबिट हो जाएगा 15 लाख, ए के पास है 15 लाख, बी के पास कुछ भी नहीं है। मोटर व्हीकल फ्रेंड्स 1.5 लाख का ए के पास है और 2,80,000 का बी के पास है। दोनों ही मर्ज होने वाली है, दोनों आपस में मिल चुकी है। फर्नीचर डेबिट 70,000 का ए के पास है और 25,000 का बी के पास है। गुडविल फ्रेंड्स, गुडविल को भी इसमें शामिल किया जाएगा और गुडविल के अंदर जो है ध्यान दीजिएगा, अगर ये परचेज का केस होता तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व हम लेके नहीं चलते, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि परचेज के केस में गुडविल का बैलेंसिंग फिगर बचता है यूजुअली। तो लेकिन क्योंकि ये मर्जर का केस है तो इसमें गुडविल को एज इट इज ले लिया जाएगा। गुडविल इज ए के पास कुछ भी नहीं है, बी के पास 70,000। देन वी आर हैविंग पेटेंट्स। पेटेंट्स में हमारे पास है ए के पास 2.5 लाख, बी के पास कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट में फ्रेंड्स 1,10,000 रुपए, इसके पास कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार इन्वेंट्रीज डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल भी डेबिट, इन्वेंट्री हो जाएगी 2 और 2 70, 470। ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख और 1,65। कैश एंड बैंक बैलेंस 40 प्लस में 60। एंड यू कैन सी फ्रेंड्स
ये सारी की सारी एसेट्स हम लोगों ने ले ली है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लायबिलिटी साइड में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास पड़ा है ट्रेड पेबल्स, 1, 20 और 50, 1,70,000। फिर हमने लिखना होता है परचेज कंसिडरेशन, वो कितना आया था फ्रेंड्स, 50 लाख रुपए। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बिकॉज इट इज अ केस ऑफ मर्जर, तो ऐसी स्थिति में हमने ए और बी के सारे जनरल रिजर्व, सरप्लसेस, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी मींस जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी सारे का सारा डाटा लेना होता है। नाउ व्हाट्स हैपनिंग, प्लीज कंसंट्रेट। नाउ व्हाट्स हैपनिंग दोस्तों, हम लोगों ने चेक किया कि जनरल रिजर्व ए कंपनी के पड़े हैं 8 लाख और सरप्लसेस पड़े हैं ए कंपनी के 9 लाख और बी कंपनी के 3,20,000। ये स्थिति पड़ी ए और बी की। अब हमने क्योंकि ये लेना है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले आप जनरल रिजर्व लेंगे या सरप्लस लेंगे, दोनों में से जो भी आप पहले लेना चाहे उसको आप यहां लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं बचा, तो आपको याद होगा मैंने आपके लिए एक वर्किंग नोट्स बनाया था। उसमें हमने लिखा था परचेज कंसिडरेशन की तुलना, कंपैरिजन करना होता है शेयर कैपिटल से। परचेज कंसिडरेशन 50 लाख दिया जा रहा है, लेस शेयर कैपिटल ऑफ ए और बी दोनों। तो ये देखिए मैंने लिखा था ए के पास 15 लाख का इक्विटी शेयर था, बी के पास 5 लाख का था, 15 और 5 20 और 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर था। तो इस प्रकार 25 लाख रुपए के शेयर्स आए हैं 50 लाख रुपए देने के बाद। तो इसका मतलब आप लोग एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जो 25 लाख की एक्सेस पेमेंट हो रही है दोस्तों, ये ट्रांसफरी कंपनी इसका मतलब एक्सेस पैसे दे रही है। और ये जो एक्सेस पैसे दिए गए हैं, इसका अल्टीमेट नुकसान जो है सी कंपनी को होने वाला है। और सी कंपनी इसका भुगतान कहां से करेगी, कहां से इसकी एडजस्टमेंट्स करेगी, वो इस रिजर्व एंड सरप्लस में इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्लीज फ्रेंड्स, 25 लाख फालतू दिए जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने जब पहला सम करवाया था 3rd लेक्चर में इस चैप्टर के, उसमें भी हमने एक्सेस पेमेंट दी थी 2,40,000 रुपए की, और उससे हमने जनरल रिजर्व को कम कर दिया था। चलिए जनरल रिजर्व कम कर देते हैं, इसमें भी 25 लाख फालतू दे रहे हो ना, तो जनरल रिजर्व तो 8 लाख ही है, सरप्लस भी कम हो जाएंगे। सरप्लस है 12,20,000, तो टोटल मिलाकर जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस हो गए 12 लाख, 12 और 8 20,20,000। अभी भी 4,80,000 रुपए का बैलेंस और बचा हुआ है फ्रेंड्स। गुड पॉइंट, मैंने आपको बताया भी था, मैं अगले लेक्चर में ये बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, 50 लाख आपने दिए, शेयर कैपिटल सिर्फ 25 लाख की है, ये 25 लाख आप फालतू दे रहे हो, ये फालतू का भुगतान होगा, एडजस्टमेंट होगी जनरल रिजर्व और सरप्लस में से। जनरल रिजर्व और सरप्लस दोनों कंपनी के मिला के है ही सिर्फ 20,20,000 रुपए, तो अभी भी कितने रुपए रहेंगे, 4,80,000 रुपए। और ये कहां से आएंगे, हमारे पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, ये जो 4,80,000 रुपए बच गए आपके, जो हम यहां बचाने वाले थे जनरल रिजर्व या सरप्लस के रूप में, अब यहां तो बचेगा नहीं, वो आपका जनरल रिजर्व या सरप्लस कहां चला जाएगा, यहां डेबिट साइड में, सरप्लस डेबिट 4,80,000 रुपए, और इसकी ब्रैकेट में आप देख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो 4,80,000 रुपए का आपका घाटा लग गया बैलेंसिंग फिगर के रूप में दोस्तों, दिस इज व्हाट, इस सम का जो मेन एक जो मेन इसकी रेसिपी थी, जो मेन इसका कंटेंट था, वो यही था फ्रेंड्स कि 50 लाख रुपए आप दे रहे हो, 25 लाख बदले में ले रहे हो, 25 लाख आपके फालतू दे जा रहे हैं, उससे जनरल रिजर्व और सरप्लस एडजस्ट हो गए, इसलिए आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं बचा। लेकिन 480 अभी और देने हैं, तो वो सरप्लस आपका नेगेटिव बैलेंस में चला जाएगा, और इस प्रकार से आपका एसेट्स और लायबिलिटी साइड का जोड़ बराबर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वाला पॉइंट समझ में आया हो, क्योंकि इसी पॉइंट को हमने पहले जो हमने फर्स्ट सम किया था उसमें भी मैंने आपको डिफाइन करवाया था, और सेम थिंग मैंने अभी आपको इसके अंदर भी डिफाइन करवाई है। तो जनरल रिजर्व और ये सारा आपका टॉपिक इस पॉइंट्स के साथ क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारी सिंपल सी एंट्री चलेगी, एंट्री नंबर 3, वो क्या है, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड डेबिट
लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड डेबिट, क्या देना था इसको 40 लाख इसको देने हैं, 10 लाख इसको देने हैं। अब देने कैसे हैं, आप दोनों को अलग अलग भी दे सकते हैं। लिक्विडेटर ऑफ ए को क्या दिया, शेयर कैपिटल, कितने का दिया था याद है आपको, 20 लाख का, और बाकी इसको क्या था सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने का 20 लाख का, ये तो 40 लाख का हिसाब हो गया। और इसके जो 10 लाख देने थे, इसको 5 लाख के शेयर दिए थे, 5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम दिया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों 25 लाख के शेयर चले जाएंगे, टोटल 50 लाख है ना दोस्तों, 50 लाख में 25 लाख के शेयर चलेंगे और 25 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। और आप अलग अलग करना चाहें तो लिक्विडेटर ऑफ ए डेबिट 40 लाख टू शेयर कैपिटल 20 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20 लाख। इसी प्रकार लिक्विडेटर ऑफ बी को कितने देने हैं 10 लाख टू शेयर कैपिटल कितना 5 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 5। दिस इज द मेन पॉइंट फ्रेंड्स कि हमने किस प्रकार से इनका भुगतान करना है। दोस्तों जो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आया था उसमें आपको इसने ये बताया कि रियलाइजेशन का खर्चा 23,500 रुपये हुआ, याद है आपको, ए लिमिटेड के 16,400 रुपये और बी लिमिटेड के 7,100 रुपीज रियलाइजेशन का खर्चा है जो सी कंपनी देगी। याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि सी कंपनी जनरल रिजर्व में से इसका भुगतान करेगी टू बैंक 23,500 रुपये, ये मैंने लिखवाया था। लेकिन इस सवाल में जनरल रिजर्व तो बचा ही नहीं, आपने देखा जनरल रिजर्व तो है ही नहीं, सी कंपनी जो नई कंपनी बन रही है उसमें जनरल रिजर्व बचा ही नहीं है, तो वो किस में से जाएगा सरप्लस में, सरप्लस भी नहीं है, लेकिन सरप्लस का ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस तो पड़ा है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट। तो 23,500 रुपए से सरप्लस और नेगेटिव हो जाएगा 23,500। जनरल रिजर्व में से भुगतान करना था, जनरल रिजर्व है ही नहीं, चलिए सरप्लस की तरफ चलते हैं, सरप्लस भी नहीं है तो जो सरप्लस ऑलरेडी नेगेटिव है वो और नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आया था आप लोगों का, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए खर्च किए गए थे 72,000। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना ही करना पड़ेगा आपको, जनरल रिजर्व में से या सरप्लस के अंदर से, उन दोनों में से राइट ऑफ नहीं हो सकता, पैसे नहीं। अब जब राइट ऑफ करना होता है ना तब हम राइट ऑफ प्रॉपरली करेंगे। और फ्रेंड्स इस सवाल में हमारे पास देखिएगा 5 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम ये रहा, 20 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम ये रहा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व एंड सरप्लस का एक पार्ट है। तो ये वाला जो 72,000 रुपए है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ कर दिया जाएगा 72,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स मैंने इन तीनों पॉइंट्स के लिए और इस पॉइंट के लिए ही ये सवाल करवाया है कि किस प्रकार से जो बैलेंस बचेगा उसको हम नेगेटिव बैलेंस के रूप में शो करेंगे, किस प्रकार से हमारे पास जो पैसे जब नहीं बचेंगे तो हम सरप्लस में से रियलाइजेशन का खर्चा लेंगे, किस प्रकार प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम की मदद लेंगे। तो दिस वाज द ऑल मेन टॉपिक। और इसके बाद जो इसने जनता को शेयर बेचे हैं फ्रेंड्स वो आप लोगों ने पहले चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में बहुत बार पढ़ा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से 3-3, 4-4 चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, 15-20 लेक्चर उसके ऊपर डिलीवर किए गए हैं। जैसे इस सवाल में इसने बताया था कि इसने 1 लाख इक्विटी शेयर 10 का 10 रुपये प्रीमियम पे दिया है, तो 20 लाख रुपए हो गए और 8,000 शेयर हो गए दिए, तो इस प्रकार 28 लाख रुपए के इसने टोटल बेचे हैं शेयर, जिसमें 20 लाख रुपए के तो इक्विटी शेयर्स थे एंड 8 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स थे, 28 लाख आ गया। और जब मैं इसको सेकंड एंट्री के रूप में शो करूं तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 20 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना 10 लाख एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना 10 लाख। और जो ये प्रेफरेंस शेयर वाला था इसके लिए तो आप सीधा लिख सकते हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 8 लाख, तो इसका 20 का कितना हो जाएगा ये 28 लाख। तो 10 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम का, 10 लाख शेयर कैपिटल का। तो ये आपकी बेसिक सी कुछ जनरल एंट्रीज है दोस्तों, जो ये तो आप पहले से जानते हैं। तो ये आपका एक मेन टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने आपको समझाना था। ये बैलेंस शीट आप लोग आई होप इसको बना के देखिएगा एंड यू विल फाइंड आउट कि हाउ मच इजी दिस चैप्टर इज। तो ये एक आज का पहला सम था दोस्तों। अब मैं अगले 2 सम आपको बताना चाहता हूँ
और उसमें मैं आपको कोई जर्नल एंट्री ना बताकर, क्योंकि वो टॉपिक सेम रहेगी, मैं केवल आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। एक सम नंबर इसमें 4 दिया हुआ है दोस्तों, और इसमें बताया गया है कि 2 कंपनी है, इन दोनों कंपनी का नाम है ए और बी, और इन दोनों ने मिलकर सी कंपनी का निर्माण किया है। और सी कंपनी जो बनी है उसने ए और बी दोनों को ले लिया है। देखिए पिछले सवाल में क्या था कि ए को 40 लाख दे दिए, बी को 10 लाख दे दिए, ओके। इसमें नहीं बताया, इसमें ये बताया कि एसेट्स लायबिलिटी दोनों के लिए, और ए कंपनी की जो एसेट्स है वो 10% रिड्यूस्ड वैल्यू पर ली गई है, सिर्फ एसेट्स की बात कर रहे हैं, यानी लायबिलिटीज में तो कोई रिडक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो है हम जो ये फॉलो करने वाले हैं, हमारे पास मेथड जो भी हम लोगों ने कितने रुपए दिए नेट एसेट्स मेथड के थ्रू, कितने रुपए हम लोगों ने देने हैं, तो हम पहले ए कंपनी का परचेज कंसीडरेशन निकालेंगे, फिर हम बी कंपनी का परचेज कंसीडरेशन निकालेंगे। इसने क्या कहा, ए कंपनी की एसेट्स 10% कम पे, बिल्डिंग को छोड़कर, बिल्डिंग एज इट इज ले ली। तो अगर आप देखें एसेट्स साइड को, तो ए कंपनी के पास बिल्डिंग पड़ी है 30,000 रुपए की, ए कंपनी के पास मशीन पड़ी है 1,10,000 रुपए की, ए कंपनी के पास स्टॉक भी पड़ा है 16,000 रुपए का, ए कंपनी के पास डेटर भी पड़े हैं 14,000 रुपए के, ए कंपनी के पास कैश भी पड़ा है 3,000 रुपए का, और बी कंपनी के पास जो बिल्डिंग पड़ी है वो है ही नहीं बिल्डिंग, मशीन पड़ी है 50,000 रुपए की, इन्वेंट्री पड़ी है दोस्तों 8,000 रुपए की, ट्रेड रिसीवेबल पड़े हैं 9,000 रुपए के, कैश बैलेंस पड़ा है 1,000 रुपए का। ये तो है संपत्तियों की स्थिति, क्योंकि इसने एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों ली है, तो ये एसेट्स का पहले ट्रीटमेंट करेंगे, फिर इसमें से लायबिलिटी घटा देंगे। लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो जो भी आउटसाइड लायबिलिटी हम एज इट इज घटा देंगे, उससे हमारा परचेज कंसीडरेशन निकलेगा। पहले देखिएगा किसने कैसे कैसे टेक ओवर किया। बिल्डिंग को तो कहा कि 30,000 का 30,000 ले लिया, इसमें से 10% लेस करके, 10% होता है 11,000, तो रह गया ये 99,000, इसका 10% 1,600, तो रह गया 14,400, इसका 10% 1,400, तो ये रह गया 12,600। कैश में से डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी कभी भी, कहीं कैश में भी आप 10% लेस कर दें, वो नहीं होगा दोस्तों। ये आ गया 1,59,000, इसमें से लेस कर देंगे अब लायबिलिटीज। लायबिलिटी में 3 चीजें पड़ी थी दोस्तों, डिवेंचर पड़े हैं 20,000 रुपए के, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पड़ा है 3,000 रुपए का, और ट्रेड पेबल पड़ा है दोस्तों 10,000 रुपए का। इस प्रकार ये 33,000 रुपए लेस करने के बाद ये आ गया 1,26,000। तो ये इसका परचेज कंसीडरेशन बन गया अभी तक 1,26,000। बी कंपनी के बारे में तो कुछ नहीं कहा, तो बी कंपनी के एसेट्स को भी हमें लेना पड़ेगा, लायबिलिटीज को लेना पड़ेगा, लेकिन बी कंपनी में से 10% लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने कहा था ए कंपनी में 10% लेस करने, तो बी में लेस नहीं करेंगे। तो बी कंपनी को हम एज इट इज ले लेंगे दोस्तों, ये आ गया 68,000 रुपए, और लेस कर देंगे इसमें से लायबिलिटीज। लायबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज पड़ी है ट्रेड पेबल 8,000, तो ये बच गया 60,000, तो इसका परचेज कंसीडरेशन 60,000 आ गया, और इसका 1,26,000 आ गया। ये तो है अभी तक की पहली लाइन की स्टेटमेंट। अगली लाइन में क्या कहता है, दोनों कंपनी को नेट वैल्यूएशन का, ये नेट वैल्यूएशन आ गया, नेट वैल्यूएशन का 5% गुडविल के रूप में भी दिया जाएगा, तो 5% और ले लो, इसका 6300 रुपए इसके हो गए, और इसका गुडविल कितना 5% 3,000 ये हो गया, तो इसका टोटल परचेज कंसीडरेशन अब बनेगा 63,000 रुपए, और इसका बनेगा 1,32,300 रुपए। तो दोस्तों सी कंपनी जो बनी है उसने ए कंपनी को भुगतान किया 1,32,300 का, और बी कंपनी को कितना भुगतान किया 63,000 का, और ये केस कौन सा बन जाएगा, परचेज का केस बन जाएगा, मर्जर का नहीं बनेगा। परचेज का क्यों बनेगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज रिवाइज वैल्यू पर लिया गया, एक संपत्ति भी रिवाइज हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चेंज हो जाए, तो वो केस परचेज का बन जाएगा। अब देखो इसका भुगतान कैसे किया है, और कहा है कि सारे के सारे रुपए फुली पेड शेयर्स के रूप में देने, तो 10 रुपए का एक शेयर देना है, तो इसका मतलब 13,230 शेयर एट द रेट ऑफ 10 दिया जाएगा। इसको 10 से भाग कर दें तो इसके 6300 शेयर एट द रेट ऑफ 10 दिया जाएगा। तो दिस इज द सिंपल थिंग। और इसके बाद इसने कहा है डिवेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर देंगे। डिवेंचर 10% थे, उसको 12% बना देंगे। तो जब भी
सी कंपनी एंट्री करेगी तो वहां लिख देगी 10% डिवेंचर अमाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। दिस इज द सम जो मैंने आपको बताना था कि परचेज कंसीडरेशन कैसे निकलेगा। और जब परचेज कंसीडरेशन निकाल चुके हैं दोस्तों, तो ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी की जनरल एंट्रीज बिल्कुल सेम है, बहुत आसान है। आई होप आप इतना सा टॉपिक कराने के बाद पिछले बेसिस के आधार पर इस सम को कंप्लीट कर सकते हैं, और कृपया करिएगा भी ताकि अच्छे ढंग से आपकी तैयारी हो सके। मैं आपको अभी एक टॉपिक और करा रहा हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर। अगेन दो कंपनी है एक्स और वाई, दोनों मिलकर बन गई एक्स वाई, और एक्स और वाई ने मिलकर बना लिया है खुद को एक्स वाई कंपनी। और देखिए इनका भुगतान कैसे किया गया है। इनकी सन्ड्री एसेट्स ली गई 5,30,000 रुपए में एक्स की, और वाई की सन्ड्री एसेट्स ली गई 1,80 में। जैसा ये कह रहा है फ्री और प्रॉपर्टी ले ली गई 1,60 में, और इसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं इसके पास। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगा दी 2 लाख, इसकी लगा दी क्या, ये ना वैल्यू लगाई गई है। बैलेंस शीट में तो सन्ड्री एसेट 4,24 की ही पड़ी थी, वो 5,30 में ली है। फ्री और प्रॉपर्टी 1,20 की पड़ी थी, 1,60 में ले ली। इन्वेस्टमेंट 80,000 की पड़ी थी, 2 लाख की ले ली। ट्रेड रिसीवेबल 95,000 रुपए के थे, वो 74,000 में ले लिए हैं। और बी कंपनी के इसने लिए 36,000। जैसा ये कह रहा है वैसे वैसे लेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट इसने कहा अजम्पशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी, यानी सारी एसेट सारी लायबिलिटी। तो इसने जो जो यहाँ रेट दिए वो तो ठीक है, फिर आपको देखना ये है कि बैलेंस शीट में कोई एसेट रह तो नहीं गई। तो इसने नीचे कहा गुडविल भी ली गई है 75,000 रुपए में, और इसकी गुडविल ली गई है 40,000 रुपए में। ओके, ये भी ठीक है, हम लोगों ने ले लिया। दोस्तों जब हम बैलेंस शीट चेक करते हैं तो हमें पता चलता है सन्ड्री एसेट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, गुडविल तो थी नहीं, फिर भी इसने लिए पैसे, हम उसको दिखा देंगे। पर उसमें कैश बैलेंस पड़ा था, कैश का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो हम कैश को एज इट इज जो बैलेंस शीट में पड़ा है उसको हम ले लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार ये 11,10,000 रुपए इसके बन गए एसेट्स के, और इसके बन गए 3,15,000। अब इसमें से क्योंकि एसेट्स लायबिलिटी दोनों ली गई थी, हम लायबिलिटीज को लेस करेंगे। अब लायबिलिटीज कौन से रेट पे लेस करना है इसने तो बताया नहीं, तो हम लोग लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लेस करेंगे। परंतु एक पॉइंट देखिएगा, इसका एक सेकंड पॉइंट दिया गया है कि डिबेंचर्स जो हैं उसको 12% देंगे। पहले कितने हैं डिबेंचर, 11%। कितने हैं, 11% डिबेंचर है 25,000 रुपए के। कहते हैं तुम 12% डिबेंचर देंगे और वो भी 30,000 रुपए के। दिस इज द पॉइंट फ्रेंड्स, जिसके कारण मैं ये सवाल करा रहा हूँ। पहले सवाल में मैंने आपको इसको बड़ा अच्छे ढंग से बताया था। परसेंटेज जब हम एंट्री करेंगे तो सेम रहेगा 11 का 11, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि सारे रिवाइज वैल्यू ले रहे हैं, तो देखेंगे लाइब्रेरी में क्या क्या पड़ा है। सबसे पड़ा है 11% डिवेंचर, कितने का था 25,000 का, परंतु हम कितने रुपए में ले रहे हैं 30,000 में, तो यहाँ पर 30,000 रुपए लेस हो गए। और इसके पास डिवेंचर ये वाई के पास ही थे, सॉरी ये डिवेंचर वाई के पास थे, एक्स के पास डिवेंचर है ही नहीं, तो 30,000 के तो डिवेंचर इसमें से लेस हो जाएंगे। आगे क्या है, मोर्गेज लोन 1,60,000 का इसके पास है, इसके पास है ही नहीं। आगे है ट्रेड पेबल्स, इसके पास 50,000 के हैं, इसके पास 15,000 के हैं, तो ये दोनों चीजें लेस कर दी जाएगी दोस्तों। तो ये बचेगा 9 लाख रुपए का परचेज कंसीडरेशन, ये बचेगा 2,70,000 का परचेज कंसीडरेशन। और इनको बदले में क्या देना है, 10 वाला शेयर 5 रुपए प्रीमियम पर, यानी 15 रुपए का एक, ये भी 15 रुपए का एक, तो ये 15 से भाग करेंगे तो 60,000 शेयर आ जाएंगे। ये आ जाएंगे दोस्तों 18,000 शेयर। तो 10 रुपए का एक रहेगा 6 लाख, ये 10 का एक रहेगा 1,80, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रहेगा 5 रुपए, तो 3 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें आ जाएगा, और 90,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 270 बन जाएगा वापिस, और ये वाला दोस्तों 9 लाख रुपए बन जाएगा। तो ये है आपके पास परचेज कंसीडरेशन किस प्रकार से निकालना है। हर सवाल में परचेज कंसीडरेशन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जनरल एंट्री जैसा मैं बताया कि मैं आपको कल भी करवाया था, मैंने आज भी आपको बताया है ये वाला सम। आई होप कि आप अगर इन्हीं रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ यू हैव एनी इशू इन एनी टॉपिक यू कैन सेंड मी मैसेज एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। अभी इसमें ये सेम टॉपिक्स है, तो आई होप कि यू विल इजीली बी एबल टू कंप्लीट द सम। आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा।
अभी मैं आपको इसके ऊपर 1 या 2 लेक्चर और डिलीवर करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको फ्रैक्शन शेयर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और एक मेथड आया था इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, आई ट्राई कि मैं इन दोनों सम को एक टॉपिक में कवर कर सकूं, और एक शायद कुछ इंटर जो एडजस्टमेंट्स हो गई एक दूसरी कंपनी की, एक सम में उसके ऊपर भी करवाने की कोशिश करूँगा। तो आई ट्राई कि 1 लेक्चर तो लगेगा, 2 लेक्चर भी अगर हमें छूट पड़े तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आए, पसंद भी आए हमेशा की तरह। इसको देखिएगा एंड प्लीज़ पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।